देखो आप, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अभी इससे पहले लास्ट क्लास के अंदर सिर्फ हमने ओवरव्यू देखा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आपके तीन पार्ट डिवाइडेड थे। एक फर्स्ट पार्ट जो था वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैं अगर लास्ट क्लास की बात करूं तो लास्ट क्लास के अंदर जो हमने कवर्ड किया था वो किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट को। मैं इसे सीएफएस बोल सकता हूं शॉर्ट फॉर्म में, कई बार मैं सीएफएस बोल दूंगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर मैंने बताया था एक तो होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होता है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और लास्ट वन होता है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीनों एक्टिविटी करने के लिए आपको हेल्प लेना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए, एक करंट एसेट चाहिए, करंट लाइबिलिटी। फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए चाहिए नॉन करंट और इन्वेस्टमेंट, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए शेयर कैपिटल और नॉन करंट लाइबिलिटी, इसका रिक्वायरमेंट है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीन एक्टिविटी है। मैं आज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में कोई बात नहीं करूंगा, कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं आज सिर्फ लेके चलूंगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, इस प्रॉफिट एंड लॉस की सारी इंफॉर्मेशन को हमें इस स्टेटमेंट के अंदर नहीं लिखना। इस प्रॉफिट एंड लॉस में से हम तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। तीन पार्ट किस किस में डिवाइड कर देते हैं, एक तो नॉन कैश आइटम, और एक एक्सपेंस, और एक इनकम। एक्सपेंस जो रिलेट होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, इनकम जो रिलेट होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। नॉन कैश आइटम को मैंने कुछ इंफॉर्मेशन होता है जैसे डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, लेकिन सारा का सारा नहीं। करंट लाइबिलिटी में से हम बैंक ओवरड्राफ्ट और शॉर्ट टर्म प्रोविजन को छोड़ देते हैं। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या हो सकता है, प्रपोज डिविडेंड हो सकता है, और आपका हो सकता है यहां पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो सकता है, आपका यहां पे प्रोविजन फॉर टैक्स हो सकता है। सेम करंट एसेट्स में से भी कुछ पॉइंट छोड़ देंगे। करंट एसेट्स में से क्या क्या छोड़ सकते हैं हम, इसके अंदर आपका हो सकता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर भी पार्ट्स हैं, कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस और मार्केटेबल सिक्योरिटी। मैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की बात नहीं करूंगा। और बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम है, ये कोई अकाउंट नहीं है हमारा, एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। और ये इसे इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हमारे प्रॉफिट में और कैश में डिफरेंसेस आ जाते हैं, उसी को रेक्टिफाई करने के लिए एक तरीके से। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर मैंने यहां पे सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट लिखा हुआ है। फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग का कैसे होगा वो बाद में डिस्कस करेंगे, अलग अलग जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे सीखते जाएंगे वैसे करते जाएंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। जिसने पहले कुछ कर भी रखा है मैं ये मान के चल रहा हूं किसी को कुछ भी नहीं आता, और उसी के अकॉर्डिंग मैं लेके चलूंगा। अब फर्स्ट मैंने हेडिंग डाला ए पार्ट। इस ए पार्ट को मैंने यहां पे ए क्यों लिखा, जैसे हम ये वाला स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टिंग तो मैं इसको बी का नाम दूंगा और लास्ट वाले को सी का। लास्ट में पता चलेगा ए और बी और सी मैं क्यों लिख रहा हूं। यहां पे लिखा सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी जो भी आंसर है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है। अब इसमें एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे हम नेट प्रॉफिट। काफी सारे स्टूडेंट नेट प्रॉफिट में भी दिक्कत देते हैं, नेट प्रॉफिट इनको समझ में नहीं आता कि कितना लेना है। तो मैंने जैसे कि बोला मैं ये जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं बिल्कुल। तो नेट प्रॉफिट, अब आपको एग्जामिनर नेट प्रॉफिट दो तरीके से दे सकता है। नेट प्रॉफिट दो तरीके से दे सकता है, कैसे कैसे दे सकता है। एक तो आपको जब आपको 1 ईयर का डेटा देगा, और एक जब आपको 1 एंड मोर यानी 2 ईयर का डेटा देगा। जैसे एक क्वेश्चन हो सकता है कि मेरी कंपनी का सरप्लस
10,000 रुपए है और आप कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाए। मैंने और कुछ नहीं बताया, बस मैंने बताया मेरी कंपनी का प्रॉफिट ये है। ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, ये 10,000 यहां लिख देंगे। अगर मैं बोलता हूं मेरी कंपनी का लॉस 10,000 रुपए है या 1,000 रुपए है, ऐसे सिचुएशन में कुछ नहीं सोचना, यहां पे लॉस। लेकिन जब लॉस लिखेंगे तो ब्रैकेट में होगा ये, यानी जब नेगेटिव होगा तो हमेशा ब्रैकेट लिखेंगे और वैसे पॉजिटिव रहेगा। ये पॉजिटिव रहेगा तो सिंपल। जब 2 ईयर का डेटा देगा तो इसमें कंफ्यूजन है। मान लो 2018 और 2019 एक साल हो गया, 2019 और 2020 2 साल हो गया। मैंने दिया यहां पे 10,000 और ये अब हो चुका है 15,000 और ये हमारा सरप्लस ही है 10,000 से 15,000। ऐसे सिचुएशन में आपको डिफरेंस का यूज करना है। 10,000 से कितना हो गया हमारा 15,000, तो 5,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो गया है। तो यहां पे हम 5,000 रुपए लिखेंगे। और ये सरप्लस आपको कहां देखने को मिलेगा, या तो प्रॉफिट एंड लॉस में देखने को मिल सकता है, जनरली प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं होगा, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में होता है। आपको याद होगा जब प्रॉफिट निकलता है तो हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी कैपिटल के वहां लिख देते हैं, तो वहीं पे देखने को मिलेगा बैलेंस शीट के। और कहां बैलेंस शीट में, रिजर्व एंड सरप्लस के नोट में, क्योंकि अब बैलेंस शीट तो नोट्स टू अकाउंट से बनेगा हमारा सारा, तो रिजर्व एंड सरप्लस के नोट में। सरप्लस दे रखा है आपको रिजर्व एंड सरप्लस में 10 से 15, तो 5,000 5,000 लिख देंगे। लेकिन कई बार आपको ऐसे भी हो सकता है कि लॉस दे दे। 10,000 था और अब मेरे पास बच गया फॉर एग्जाम्पल 4,000। अब मेरा प्रॉफिट नहीं है, लॉस हो गया। लॉस कितने का हो गया, 6,000 रुपए का, और ये 6,000 रुपए माइनस में लिखा जाएगा। यहां तो बेशक मैं प्रॉफिट लिख दूं, आपको प्रॉफिट ही दिखेगा ये, लेकिन डिफरेंस एक्चुअल में क्या हुआ हमारा, माइनस में चला गया। 10 में से 4 गए तो मेरे 6,000 माइनस में चले गए आपके। अगर मैं आपको ईयर ये वाला पहले दे दूं और ये वाला बाद में दे दूं, तो वही चेक करना है, पहले कितना था अब कितना है, इसी तरीके से चेक करना है। अब मैं आगे बात करता हूं इसके अंदर। मान लो ये 3,000 रुपए माइनस का था लॉस, और अब ये मेरा लॉस हो गया 2,000 माइनस का, तो 1,000 रुपए का मेरा लॉस कम हो गया, यानी 1,000 का मेरा प्रॉफिट है, और 1,000 रुपए मैं यहां पे प्रॉफिट रिकॉर्ड करूंगा। पहले लॉस था 3 का, अब लॉस हो गया 2 का, तो 1,000 का प्रॉफिट है, क्योंकि 1,000 रुपए मैंने कमा लिए होंगे तभी तो लॉस कम हुआ है मेरा। या हो सकता है हमारा 3,000 और 3,000 लॉस, अब 5,000 हो चुके हैं, अब मेरा लॉस है। इस वाले में क्या था, प्रॉफिट। इस वाले में पहले लॉस 3 का था, अब लॉस बढ़ के हो चुका है 5,000 का। इसका मतलब मेरा 3,000 रुपए का, 2,000 रुपए का और लॉस है, जो यहां लिखेंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं हम। मान लो मेरा 3,000 रुपए का प्रॉफिट था और 1,000 का अब लॉस हो गया। ऐसे सिचुएशन में 4,000 रुपए का लॉस हो गया अब मेरा। जब माइनस प्लस होगा तो प्लस हो जाएगा। देखो आप अपने पॉकेट में, मैं खर्चे के हिसाब से समझाता हूं। मान लो आप अपने पॉकेट में 3,000 रुपए निकले थे शॉपिंग करने के लिए, और आपका पता चला 3,000 तो खर्च हो गए, दुकानदार का 1,000 रुपए और उधार देने रह गए, तो टोटल कितने रुपए की शॉपिंग करी होगी, 4,000। तो आपका खर्चा क्या माना जाएगा, 4,000 रुपए। तो 3,000 और 1,000 जब माइनस प्लस होगा तो बढ़ जाएगा। तो यहां पे लॉस जो है वो ना तो 1,000 का है ना 2,000 का, लॉस माना जाएगा 4,000 रुपए का। तो मैं इसके साथ आंसर भी लिख देता हूं ताकि आप, यहां पे 5,000 रुपए का आपका प्लस में है, मैं प्लस के आगे प्लस लगा दूंगा तो प्रॉफिट समझ जाना। इसके आगे आपका 6,000 रुपए का माइनस, इसके आगे 1,000 रुपए प्लस,
इसके आगे 2000 माइनस, इसके आगे 4000 माइनस। और कैसे दे सकता है एग्जामिनर? दे सकता है आपको, मान लो 1000 रुपए माइनस का और 4000 प्लस का। देखो माइनस प्लस है तो जोड़ना पक्का है, लेकिन ये चेक करना है लॉस हो रहा है या प्रॉफिट। 5000 रुपए का लॉस या प्रॉफिट? प्रॉफिट। पहले आपके पास 1000 रुपए देने थे किसी को, और अब 4000 आपके पास और पड़ा हुआ है देने के बाद। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा? 5000 रुपए का टोटल ट्रांजेक्शन हो चुका है, तो 5000 रुपए का मेरा यहां क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। 1000 रुपए नेगेटिव में थे, दुकानदार को आपको 1000 रुपए देने थे, या आपके 1000 रुपए किसी को पेमेंट करना था। अब जब वापस आप आए घर पे तो आपके जेब में 4000 है, तो 4000 आपके पास 4000 कमाए होंगे, और 1000 रुपए उधारी वाले भी तो पेमेंट कर दिए होंगे। तो टोटल आज दिन भर में कितने पैसे कमाए आपने? 5 ही कमाए ना दिन भर में। तो प्रॉफिट कितना है? 5000। नहीं आया समझ में? क्या नहीं आया बताओ? यही क्या मतलब, कुछ तो बताओ। जब आपका एक माइनस प्लस होगा तो सिंपल सा लॉजिक है ना, ये देखो 3000 रुपए आपके पास पड़े हुए हैं, अब 1000 रुपए माइनस में, तो 4000 आप नुकसान करके आ गए ना। 3000 जो थे वो तो गए ही, और 1000 और नेगेटिव, तो टोटल 4000 हो गया ना लॉस। सेम ऐसे 1000 रुपए आप माइनस में और बोल रहे हो मेरे पास प्लस में आ गए, तो टोटल 5000 प्लस में। तो सबसे पहले देखो नेट प्रॉफिट जो यहां लिखा जाएगा, इसको सोच समझ के लिखना है। नेट प्रॉफिट अगर 1 ईयर का डेटा देगा तो सिंपल, अगर आपको 1 ईयर से ज्यादा का डेटा देता है तो आपको डिफरेंस लेना है। डिफरेंस में भी सोचना है माइनस से प्लस में जा रहा है, प्लस से माइनस में जा रहा है, या माइनस माइनस हो रहा है, या माइनस प्लस हो रहा है। अगला है डेप्रिसिएशन। अब यहां देखते हैं डेप्रिसिएशन। क्या 3 साल का नहीं होता कभी कैश फ्लो में, हमेशा 2 साल का देगा या 1 साल का देगा। 3 साल का कंपैरिजन करेंगे ना, कंपैरिजन कभी 3 साल से नहीं होता, 2 साल में ही करेंगे ना। दोनों साल में, अब सुन लो, ये पॉसिबल है दोनों साल में इक्वल हो सकता है। बोर्ड पे ध्यान देना ध्यान से, दोनों साल में आपका इक्वल हो सकता है। मान लो 4000 और 4000, तो यहां पे नेट प्रॉफिट 0 होगा हमारा। यहां पे आप 0 डाल सकते हो, 0 का कोई माइनस नहीं कोई प्लस नहीं। डेप्रीशिएशन मैंने स्टार बनाया हुआ है, डेप्रीशिएशन पे स्टार इसलिए बनाया क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट होगा। अब मैं इसके हर एक एडजस्टमेंट भी आपको अलग से लिखवाऊंगा, नोट बनवाऊंगा। तो डेप्रीशिएशन पे कैसे कैसे एडजस्टमेंट हो सकता है ये बता सकता हूं। एक तो डेप्रीशिएशन, मान लो मेरा लैंड, आपको अच्छे से पता है लैंड पे कभी डेप्रीशिएशन लगता नहीं है। लैंड मेरा 50,000 से अगर मान लो 35,000 हो जाता है, तो जो सेल्स है वो क्या है हमारा सेल्स। लेकिन बिल्डिंग के ऊपर डेप्रीशिएशन लगता है। बिल्डिंग 50,000 से अगर 35,000 हो रहा है तो बिल्डिंग 5,000 का मान लेंगे डेप, 35 अगर तो 15,000 रुपए। और सिंपल आपसे ये भी तो कह सकता है कि मेरा डेप्रीशिएशन 25,000 है, तो हम सीधा 25,000 लिख देंगे। कई बार आपका प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन दे सकता है, तो उसके हम वर्किंग नोट बनाना सीखेंगे। तो मेजर फैक्टर है आपके एग्जाम के लिए, इसका तो एडजस्टमेंट पक्का है, आएगा ही आएगा डेप्रीशिएशन का। तो जब मैं इसके एडजस्टमेंट पे आऊंगा तब मैं एडजस्टमेंट पूरा डिटेल में करूंगा सिर्फ डेप्रीशिएशन का। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स यहां पे मैंने लिखा हुआ है CY। CY का मतलब है करंट ईयर, और मेड लिखा हुआ है, मेड का मतलब पेमेंट। ये भी एडजस्टमेंट का पार्ट है। नॉर्मली जो टैक्स होता है प्रोविजन फॉर टैक्स, वो प्रोविजन फॉर टैक्स हम क्या करते हैं, करंट ईयर में पेमेंट नहीं करते। करंट ईयर में हम करते हैं पिछले साल का पेमेंट, और करंट ईयर वाला करते हैं नेक्स्ट ईयर में पेमेंट। इस पे भी एडजस्टमेंट है। जब मैं एडजस्टमेंट करूंगा तो बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा कि एडजस्टमेंट में क्या क्या होगा। तो इस पे एडजस्टमेंट होगा। तो करंट ईयर, अब करंट ईयर कौन सा होगा, मैंने 2 साल अगर लिखा, मान लो 19 और 20, तो 20 वाला क्या होगा हमारा करंट ईयर होगा। करंट ईयर जो सबसे अभी करंट में चल रहा है उसको करंट ईयर मानेंगे। गुडविल प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, अब मान लो गुडविल मेरा 1 लाख रुपए था,
अब गुडविल मेरा 80,000 रुपए बच गया, तो 20,000 रुपए का तो नुकसान हुआ, लेकिन इस 20,000 की पेमेंट नहीं करते हम कभी, तो ये नॉन कैश आइटम हो गया। हालांकि डेप्रीशिएशन भी नॉन कैश है, ये भी नॉन कैश है फिलहाल के लिए, और ये भी क्या आ गया, नॉन कैश। तो गुडविल और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ का मतलब माइनस हो रहा हो तो हम कहां लिखेंगे, यहां पे। लेकिन अगर गुडविल और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस प्लस हो रहा हो तो यहां का पार्ट नहीं माना जाता, तो वो चला जाता है हमारा इन्वेस्टिंग का पार्ट। किसका पार्ट होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। तो गुडविल और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ होगा तो यहां पे आएगा, रिटर्न ऑफ मतलब डिक्रीज हो जाए। कैसे, जैसे मान लो 2019 में था 1 लाख और 2020 में आ गया 80,000, तो डिफरेंस कितने का है, तो यहां 20,000 लिखा जाएगा। इसके बाद जनरल रिजर्व इंक्रीज। जनरल रिजर्व इंक्रीज, जनरल रिजर्व का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट को डाइल्यूट करना, प्रॉफिट को कहीं और ट्रांसफर कर देना, बिजनेस से बाहर नहीं, बिजनेस में ही रहेगा। तो जनरल रिजर्व भी जब इंक्रीज होगा तो यहीं का पार्ट होगा, ऐड हो जाएगा, नॉन कैश आइटम है ये। परपोज डिविडेंड, लास्ट क्लास में मैंने बताया था डिविडेंड दो प्रकार के होंगे, इंटरिम डिविडेंड और परपोज डिविडेंड। परपोज डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो कि हम बताते हैं और बाद में पेमेंट करते हैं, लेकिन इंटरिम डिविडेंड साल के बीच में ही पेमेंट हो जाता है। तो परपोज डिविडेंड अगर करंट ईयर का दे रखा है तो ऐड, और प्रीवियस ईयर का माइनस। अब करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का मुझे एक बार बताना, मैं पूछ लेता हूं। यहां दे रखा है 10,000 प्रपोज डिविडेंड 19 में, और 20 में दे रखा है 15,000, तो करंट ईयर का कौन सा है, 2019 का 10 और 2020 का 15, करंट ईयर कौन सा है 2020, 15,000, डिफरेंस नहीं लेना, सीधा 15,000 लिखेंगे। जहां मैंने करंट ईयर प्रीवियस ईयर लिखा है उसमें डिफरेंस नहीं चलेगा, सीधा जो करंट ईयर का है वो डायरेक्ट लिख देंगे। इसके बाद इंटरिम डिविडेंड आपको पेड गिवन होगा, एडजस्टमेंट में गिवन होगा ज्यादा, तो एक बार ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने बताया ये दोनों ना कहीं ना स्टार इसलिए बनाया क्योंकि इसकी डबल एंट्री होनी है। डबल एंट्री कहां होना है, एक फाइनेंसिंग में चला जाएगा ये। इंटरेस्ट पेड ये भी कैलकुलेट करोगे। अब देखो लोन दे दिया 1 लाख का, उसके ऊपर 10% दे दिया, तो इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है और इंटरेस्ट निकालना भी पड़ सकता है, तो इंटरेस्ट पेड आपने यहां लिख लिया। इसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, मान लो मैंने 1 लाख रुपए का कंप्यूटर खरीदा और उसे 80,000 में बेच दिया, तो नुकसान 20 का हो गया। इसमें क्या पैसे गए मेरे, नहीं गए, तो ये नॉन कैश आइटम हो गया एक तरीके से। तो मैंने कुछ आइटम ऐड करने के लिए बोला, यहां पे 2 लाइनें छुड़वा दिया है क्योंकि इसके अंदर मैं अभी समझाऊंगा आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होता है, उसके ऊपर की बात करूंगा। आपने स्कूल वगैरह में सुना होगा, उसके लिए मैंने छुड़वा दिया, इसे बाद में डिस्कस करेंगे। लेस करेंगे हम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, अगर कोई भी फिक्स एसेट्स है उससे प्रॉफिट कमाया जाएगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। लेस करेंगे इंटरेस्ट रिसीव, क्यों माइनस हो रहा है, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है। इंटरेस्ट रिसीव भी माइनस हो जाएगा क्योंकि ये इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है। रेंट रिसीव भी इन्वेस्टिंग का है इसलिए माइनस। इसके ऊपर भी मैं स्टार बना देता हूं, इसकी भी डबल एंट्री होगी, यानी यहां पे अगर माइनस हो रहा है तो कहीं ना कहीं जाके ऐड भी हो जाएगा, ठीक है। तो जिसके ऊपर स्टार और सर्कल लगा देता हूं, चलो इसकी डबल एंट्री है। ये अगर यहां पे ऐड हो रहा है ना तो माइनस कहां होगा, फाइनेंसिंग में, और ये यहां पे अगर लेस हो रहा है तो कहां ऐड होगा, इन्वेस्टिंग में ऐड होगा। और बाकी जो ये वाले स्टार है ये यहीं रह जाएंगे, ये कहीं दूसरी जगह नहीं जाने वाला। जिस स्टार पे मैंने सर्कल लगा दिया वो कहीं ना कहीं दूसरी एक्टिविटी से रिलेट करेगा। तो ये वाला पोर्शन हमने समझ लिया। इसके बाद ये सब एड लेस करने के बाद टोटल करेंगे, इस टोटल को यहां लिखेंगे, कैसे टोटलिंग करते हैं अभी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखेंगे। इसके बाद हम आ गए नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी, इन दोनों को वर्किंग कैपिटल से ही कंसीडर किया जाता है। यानी प्रॉफिट एंड लॉस वाले सारे आइटम ये हैं। अब आ गए मेरे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी। तो मैंने इसके अंदर सिंपल सा लॉजिक बताया था, कुछ चीजें बिजनेस के लिए गुड होगा तो जो बिजनेस के लिए गुड होता है उसे माइनस करते हैं और जो बैड होता है उसे प्लस करते हैं।
अब बिजनेस के लिए गुड का क्या मतलब है, जैसे मान लो बिजनेस का लाइबिलिटी कम हो रहा है तो बिजनेस के लिए अच्छी बात है, गुड है, इसको माइनस कर देंगे। जैसे मान लो बिजनेस का एसेट्स बढ़ रहा है, ये भी बिजनेस के लिए क्या है, इसे भी माइनस करेंगे। जैसे बिजनेस का लाइबिलिटी आपका बढ़ रहा है तो ये बिजनेस के लिए क्या है, बैड है, इसको ऐड कर देंगे। जो मान लो आपका बिजनेस का एसेट्स क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ये क्या है बिजनेस के लिए, बैड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऐड। तो सिंपल सा लॉजिक था, उसी के बेस पे है। और ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस भी करा था कि क्यों इसको माइनस और क्यों प्लस करते हैं, आगे भी करेंगे हम। तो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, बिजनेस का लाइबिलिटी बढ़ रहा है, क्या है, गुड है बैड है, बैड है बिजनेस के लिए, ऐड वाले कॉलम में। इंक्रीज इन करंट एसेट्स, बिजनेस का एसेट्स, सॉरी डिक्रीज इन करंट एसेट्स, बिजनेस के लिए बैड, ऐड हो गया। लेकिन करंट लाइबिलिटी को लिखने से पहले बैंक ओवरड्राफ्ट को मत लेना और शॉर्ट टर्म प्रोविजन को मत कंसीडर करना। क्यों शॉर्ट टर्म प्रोविजन, क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स आता है जो ऊपर आ चुका है, परपोज डिविडेंड आता है जो कि ऊपर आ चुका है, और क्या आता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आता है जो ऊपर ही आएगा वैसे भी देखा जाए तो। इसके बाद देखते हैं आगे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, बिजनेस के लिए क्या है, गुड, माइनस कर दिया। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, ये भी माइनस हो गया। यहां पे भी वही, हम प्रोविजन और बैंक ओवरड्राफ्ट, लेकिन करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को नहीं लेते। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है आपका, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटी। अब देखते हैं यहां पे जब आ जाएगा ये सब करने के बाद कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन, इसका मतलब है हमने प्रॉफिट एंड लॉस आइटम का भी सारा ट्रीटमेंट कर दिया माइनस प्लस, और हमने करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी का भी माइनस प्लस कर दिया। अब जो हमारे पास आंसर है वो क्या है हमारा, कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसके बाद इनकम टैक्स अगर पेड है, देखो इनकम टैक्स यहां पे करंट ईयर था ना, और यहां देखो मैंने क्या लिखा है, इनकम टैक्स पी वाई का मतलब प्रीवियस ईयर। अगर प्रीवियस ईयर का इनकम दे रखा, टैक्स दे रखा होगा। अब मुझे देखो बताना आप, मान लो 2018 में मेरा 5000 है और 2020 में मेरा 6000 है, तो 5000 वाला कौन सा ईयर है और 6000 वाला, तो करंट ईयर वाला कहां जाएगा और प्रीवियस ईयर वाला, ठीक है, डिफरेंस नहीं लेना इसमें, 5000 और 6000 डायरेक्टली। इनकम टैक्स पेड होगा या प्रीवियस ईयर, यहां इस पे भी मैंने करा हुआ है तो एडजस्टमेंट है। इनकम टैक्स रिफंड, कई बार इनकम टैक्स रिफंड भी होता है तो इसका भी मैंने यहां पे एडजस्टमेंट डाला हुआ है। हालांकि यहां पे ऐड हो रहा है तो एक जगह लेस भी होगा, तो जब लेस होगा तो वो मैं पूरी डिटेल में करूंगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के साथ। ये था मेरा पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट देखो है बहुत आसान चैप्टर, लेकिन जिस तरीके से मैं बोलूंगा उस तरीके से चलना पड़ेगा आपको जब कभी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे, क्योंकि मैं पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं कि कितने लाइनों में कितने पार्ट कवर हो जाते हैं। ये वाला जो पार्ट है ना हमारा वर्किंग कैपिटल से, इसके लिए कम से कम आपको 10 लाइन लेना है, इसके लिए 10 लाइनों की जरूरत पड़ेगी। और ये वाला जो है ना वर्किंग कैपिटल जनरेशन, इसके लिए कम से कम 7 लाइन, 7 लाइनें इसके लिए, 10 लाइन इसके लिए, 17 लाइन हो गए आपके। और ये कोई लाइन नहीं चाहिए क्योंकि ये लास्ट पोर्शन होता है, यानी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो पहले सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट बना लेंगे, और फॉर्मेट बनाने के बाद फिर क्वेश्चन को हम करना स्टार्ट करेंगे। हमें पता होना चाहिए कि यहां पे कौन सा आइटम आएगा, यहां पे कौन सा आइटम आएगा। बेसिकली देखा जाए तो इसमें दो ही है, 3 हेडिंग है। एक हेडिंग ये है, एक हेडिंग ये है, 2, और एक सबसे स्टार्टिंग में टॉप पे तो नेट प्रॉफिट लिखना ही लिखना है। 3 हेडिंग, नेट प्रॉफिट के बाद 10 से 11 लाइन, और उसके बाद जो हेडिंग जनरेट करोगे उसके बाद 7 लाइनों को छोड़ना है। उसके बाद जो थर्ड हेडिंग है इसके बाद तो 1 लाइन का ही काम है, 1 से 2 लाइन, और वो लास्ट का पार्ट है तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी आपको। तो ये सारा का सारा आपको नोट करना है। तो आपने इस सब को पूरे को नोट कर लिया। हमने फॉर्मेट किया था इससे पहले, और जो फॉर्मेट किया था वो किया था हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का।
ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अगर मैं आपको थोड़ा सा फिर से रिमाइंड करवाऊं, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पता है क्या लिखा था? सबसे पहले तो मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करूंगा। इसको मैंने 3 पार्ट में बांट दिया था। अब वो 3 पार्ट कौन कौन सा है? ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। अब आपको पता चलना चाहिए ए पार्ट मैं किसको बोल रहा हूं, बी पार्ट किसको। ए पार्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जब फॉर्मेट लिखा था। अब बी पार्ट देखो मैंने इसका नाम दिया है, और सी पार्ट देखो मैंने फाइनेंसिंग का नाम दिया है। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर हम 3 चीजों का मेन, 4 चीजों का करते थे वैसे। एक तो होता था नॉन कैश आइटम। क्या होता था? प्लस हो जाता था, जैसे डेप्रिसिएशन, गुडविल राइट ऑफ, ये सारा। इसके बाद एक था एक्सपेंस प्लस, जो कि किससे रिलेट करता था? फाइनेंस से, जैसे इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, एक्सेट्रा। एक था हमारा इनकम लेस, जो कि किससे रिलेट करता था? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। इसके बाद हम करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी भी इसी में कंसर्न करते थे, लेकिन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं है इसका, और बैंक ओवरड्राफ्ट भी यहां पे नहीं लेंगे। तो इसके बैंक ओवरड्राफ्ट कहां लेंगे अभी मैं बताऊंगा उसको। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही काम होगा, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर कैपिटल एंड नॉन करंट लाइबिलिटी, यानी डिबेंचर हो गया या फिर आपका लॉन्ग टर्म लोन वगैरह, ये सब हो गया। अब इसके अंदर देखते हैं फॉर्मेट। सबसे पहले देखो यहां पे तो बहुत सारे पॉइंट थे। यहां पे क्या होगा? अगर इनफ्लो होता है तो प्लस, अगर आउटफ्लो होता है माइनस। ये कॉन्सेप्ट लगता है। इनफ्लो मतलब पैसे जब आएंगे तो प्लस कर देंगे, पैसे जब जाएगा तो माइनस। अब पैसे आने के क्या क्या रीजन है? जब एसेट्स को बेचेंगे। अगर मैं अपना फिक्स एसेट्स बेच दूं, लैंड बेच दूं, बिल्डिंग बेच दूं, फर्नीचर बेच दूं, या कोई और भी फिक्स एसेट्स तो बेच दूंगा, तो पैसा आ जाएगा, प्लस हो गया। इन्वेस्टमेंट को बेच देता हूं, मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट पड़ा था, करंट इन्वेस्टमेंट नहीं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो फिर प्लस हो जाएगा। रेंट मुझे मिल रहा है, तो देखो रेंट पे मैंने स्टार बनवाया था, तो रेंट वहां पे माइनस होता है, लेकिन यहां पे क्या होता है? प्लस। और इंटरेस्ट रिसीव, इसमें भी पैसा आ रहा है, तो वहां पे हमने माइनस करा था, यहां पे प्लस। गुडविल, अगर गुडविल डिक्रीज होता है तब तो होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट, लेकिन इंक्रीज जब हो जाए तो होता कहां का है हमारा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट। सेम ऐसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आपका डिक्रीज राइट ऑफ होता है तो ऑपरेटिंग का पार्ट, लेकिन इंक्रीज होता है तो इन्वेस्टिंग का पार्ट माना जाता है। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स यहां पे माइनस में। इन सब को टोटल करके यहां लिखेंगे और ये आएगा। 99% चांस है कि आपका कैश फ्लो फ्रॉम जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है वो माइनस में आए। रीजन क्यों माइनस में आएगा? माइनस में इसलिए आएगा क्योंकि कोई बिजनेसमैन है, वो अपने एसेट्स को बढ़ाएगा या घटाएगा? अगर सारा एसेट्स को बेच बेच के घटाता गया तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा। तो बिजनेसमैन हमेशा एसेट्स को खरीदता है और खरीदेगा तो माइनस में ही जाएगा वो। तो इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किस में आता है? ज्यादा से ज्यादा माइनस में जाता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी अब रह गया, तो इसको प्लस माइनस करके यहां लिख देंगे, ये बी हो गया। अब है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी दो चीजों से रिलेटेड, शेयर कैपिटल, नॉन करंट लाइबिलिटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमारा शेयर कैपिटल या तो बढ़ेगा या घटेगा। जैसे शेयर पहले 5 का था, अब 6 का हो गया, तो इसका मतलब 1 लाख का और शेयर इशू कर दिया, 1 लाख और आया मेरे पास। डिबेंचर मेरे पास 2 लाख का था, अब हो गया मेरे पास 1 लाख का, इसका मतलब दे दिया मैंने डिबेंचर होल्डर के पैसे वापस। लोन पहले 6 लाख का था, अब लोन हो गया 10 लाख का, तो इसका मतलब 6 का पहले था, अब कितने का हो गया? 10 का, तो 4 लाख रुपए और मैंने लोन लिया है, पैसा है। तो इसी कंसर्न पे रहेगा ये भी। इसके अंदर भी देखेंगे इनफ्लो और ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं इंक्रीज इन इक्विटी शेयर। अब ये समझ में आ रहा है इंक्रीज इन इक्विटी शेयर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सपोज करो आपके पास मैंने एक बैलेंस शीट बना दिया फॉर एग्जांपल, और बैलेंस शीट में मैंने 2 कॉलम लिखा, शेयर कैपिटल लिख देता हूं 2018 में और 2019 में, इसमें मैंने 5 लाख और ये लिख दिया मैंने 7 लाख, इसको मैं बोल रहा हूं इंक्रीज। तो इंक्रीज कितने का हुआ? 2 लाख लिखेंगे यहां पे। अगर यही 5 से 4 लाख हो जाता तो डिक्रीज हो जाता, तो डिक्रीज अगर इक्विटी शेयर होता तो माइनस,
तो फाइनेंसिंग बहुत आसान है, बस देखना है अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस और डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। तो इंक्रीज इन इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस, इंक्रीज इन प्रेफरेंस शेयर प्लस, इंक्रीज इन डिबेंचर प्लस, रीजन क्योंकि जब भी इंक्रीज होगा पैसा इनफ्लो होगा, माइनस डिक्रीज इन इक्विटी शेयर माइनस, डिक्रीज इन प्रेफरेंस शेयर माइनस, डिक्रीज इन डिबेंचर माइनस। अब ये दोनों ऑपरेटिंग में भी था, इंटरेस्ट पेड ऑपरेटिंग में प्लस किया था, माइनस वहां पे प्लस किया था, तो यहां पे क्या करेंगे, और डिविडेंड वहां पे प्लस किया था, यहां पे माइनस, क्योंकि ये रिलेट करता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, यानी उसके ऊपर स्टार बना दिया था तो डबल एंट्री का काम कर गया एक तरीके से। दूसरी बात अब रह गया बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है वो फाइनेंसिंग का ही पार्ट है, तो मैं प्लस वाले में लिख देता हूं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होगा कि मेरा पहले बैंक से लोन था, एक्स्ट्रा पैसा ले लिया था 5 लाख, अब 7 हो गया, तो उसे क्या बोलेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो अगर बढ़ेगा तो प्लस, और बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस भी तो हो सकता है, माइनस होगा तो डिक्रीज होगा तो माइनस में, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या करना है, शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या पार्ट आता है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, बढ़ रहा है प्लस करो, घट रहा है तो माइनस, अगर नो चेंज हुआ तो छोड़ दो, नो चेंज हुआ तो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जब हम आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो और बहुत सारे एडजस्टमेंट देखेंगे। मान लो मेरा शेयर बढ़ गया, लेकिन मैंने जो शेयर बढ़ा है वो मशीनरी लेकर बढ़ा है, अदर देन कैश में 1 लाख का शेयर था 1.5 लाख का हो गया, लेकिन 50,000 के जो शेयर बढ़े ना, पैसे नहीं मिले मुझे, मशीनरी दी है उसने, तो अदर देन कैश का कॉन्सेप्ट होगा, कैश फ्लो में कहीं नहीं आएगा। मशीनरी बढ़ा है ना, ना तो इन्वेस्टिंग में आएगा, शेयर बढ़ा है ना, ना तो फाइनेंसिंग में आएगा। यानी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इनफ्लो और आउटफ्लो ही नहीं हुआ उसको हम दिखाते ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन वैसे एग्जाम में आपके आ भी सकता है, नहीं भी, लेकिन कम चांसेस आने के, लेकिन मैं बीच बीच में बताता रहूंगा कि क्या क्या चीजें और होगा। अभी सिक्योरिटी प्रीमियम का भी मैंने कहीं इसमें डिस्कशन नहीं किया, तो जैसे जैसे क्लास आगे जाती जाएगी मैं हर एक चीज का इसके अंदर डालता रहूंगा। तो ये आंसर आ गया बी का, और ऐसे करके माइनस प्लस करेंगे इसको, इधर लिखेंगे, ये आंसर आ गया किसका, सी का। अब यहां आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसमें ए बी सी। अब समस्या ये, ए क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर, बी क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर, माइनस में है तो माइनस और प्लस में है तो, सी क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर, माइनस में या प्लस में। इसके बाद ओपनिंग बैलेंस कैश का, बैंक का और करंट। ओपनिंग बैलेंस का मतलब, मान लो मैंने यहां पे लिखा कैश 40,000 और यहां पे लिखा मैंने 60,000, तो आपको 40,000 लेना है, डिफरेंस नहीं लेना। तो ऐसे ही कैश का, बैंक का और करंट इन्वेस्टमेंट। मार्केटेबल सिक्योरिटी भी होता है, मैंने लिखा नहीं, मैं लिख देता हूं, सिक्योरिटी, वो भी आ जाएगा आपका यहां। जब मैं इस वाले टोटल को करूंगा, इधर लिखूंगा ये टोटल और ये टोटल, जब दोनों को जोड़ दूंगा ना, तो मेरा जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा क्लोजिंग, लिख लेना ये बैलेंस, ठीक है। इसका मतलब अगर इसको टोटल करूंगा और इसको टोटल करूंगा तो आंसर मेरा 60,000 आना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए, अगर 60,000 आता है तो आंसर हमने ठीक किया, नहीं तो हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ी। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट का आंसर आपको एग्जाम में पता होगा कि क्या आएगा, एग्जैक्ट आंसर पता होगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही आंसर होगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या रूल लगता है, इनफ्लो और आउटफ्लो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किससे रिलेटेड करता है, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या रूल लगता है, इनफ्लो और आउटफ्लो। इस पे क्या आता है, दो ही चीज, यानी शेयर कैपिटल, डिबेंचर। तो इस तरीके से हमारा ए पार्ट का आंसर तो पहले हमने फॉर्मेट में देख लिया, बी पार्ट का आंसर ये आ गया, सी पार्ट का आंसर फाइनेंसिंग में, ए बी सी के आंसर को टोटल करके यहां लिखो, और कैश के बैलेंस, इक्विवेलेंट का बैलेंस, ओपनिंग जोड़ो, और ये आ जाएगा आंसर क्लोजिंग बैलेंस, जो कि यहां पे गिवन है। तो एक बार फटाफट जो थोड़ा बहुत मैंने चेंजेस किया एक बार नोट कर लो, इसमें से नोट करना है जो, फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं।